सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का जो 2025 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जर्नल इकोनॉमिक्स 1। कल तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी कवर कर दिया था और परसों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर किया था। तो टोटल 2 क्लासेस ईयर 2025 पे आ चुकी हैं। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का जो 2025 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जर्नल इकोनॉमिक्स 1। आज उसकी क्लास नंबर 3 है। कल तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी कवर कर दिया था और परसों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर किया था। तो टोटल 2 क्लासेस ईयर 2025 पे आ चुकी हैं फॉर जर्नल इकोनॉमिक्स पेपर 1। ओके, तो आज हम लोग क्लास नंबर 3 जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आज का एजेंडा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करिएगा। मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके आपको फॉर्मेट समझाऊंगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितने पेजेस में लिखना है। देन फिर इसका जो एग्जैक्ट आंसर है जो आपको एग्जाम में लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। गाइज, ये सारा कुछ पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। आप प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स हैं टेलीग्राम चैनल वगैरह, वहां पे जाके एक तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, काफी कंटेंट, रेगुलर कंटेंट वहां पे आता रहता है। और दूसरा, इस कंटेंट को आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लेट्स बिगिन। सो गाइज, हमारा पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जनरली दिस इज द क्वेश्चन। तो ये 2025 का पेपर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज 2025 पेपर जो हमारा चल रहा है। एंड हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कवर कर लिया था। आगे कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, 3 एंड 4 भी हो गया। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 ठीक ठाक विजिबल होगा। एक बार ध्यान से रीड करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। कहते हैं वाई इज एन इनपुट डिमांड कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप लोगों को याद होगा कि आपने प्रोडक्शन थ्योरी में जब आप पढ़ते थे तो आपके पास एक आउटपुट फंक्शन होता था जो लेबर एंड कैपिटल का फंक्शन होता था, एक टोटल कॉस्ट फंक्शन होता था WL प्लस का R के, ऐसा होता था। फिर आप इनपुट डिमांड निकालते थे, चाहे वो कंपनसेटेड हो या अनकंपनसेटेड हो, आप डिमांड निकालते थे। फिर आपका यहाँ पे लेबर L स्टार निकल के आता था और K स्टार निकल के आता था। आप कंपनसेटेड या अनकंपनसेटेड दोनों केसेस में L और K निकल के आता था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो आप डिमांड सॉल्व करते थे, इनपुट डिमांड, ठीक है, हम उसको डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। हम उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। देखो, आसान भाषा में तो यही है कि आप उसका पूरा डेरिवेशन करते हो तभी इसको सॉल्व कर पाते हो, है ना। हम इसको डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि वाई, एक क्वेश्चन आता है कि डिराइव द इनपुट डिमांड कर, ये क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वाई यू यूज द वर्ड डिराइव, आपने डिराइव वर्ड ही क्यों यूज किया, ये क्वेश्चन उस किस पर बेस्ड है। अच्छा, जनरली ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 बातें पूछी हैं। एक तो यही हो गई, तो इतने वाले पोर्शन के आपके 3 मार्क्स आप इस पे मान लीजिए मोटे मोटे तौर पे। फिर वो कहते हैं एक्सप्लेन ग्राफिकली हाउ फैक्टर प्राइसेस आर डिटरमाइंड व्हेन द प्रोडक्ट मार्केट इज अ मोनोपोली एंड द फैक्टर मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, देखिए, प्रोडक्ट मार्केट अगर मोनोपोली हो एंड फैक्टर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है, तो अब इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया जाए। देखो, एक्सप्लेन करते हुए ग्राफ मिनिमम 1 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको कंपेयर करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो ये जनरली 4 मार्क्स में कवर हो जाएगा। तो टेक्निकली पूरा जो क्वेश्चन है आपका 8 मार्क्स में इस तरीके से डिराइव्ड हो रहा है। अब मैं आपको याद दिला देता हूं, जब आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे दोस्तों, वेन एवर यू टॉक अबाउट द 5 मार्क का क्वेश्चन, तो आप क्या रखते थे, याद करो, क्या रखते थे आप लोग। 5 मार्कर में मिनिमम 1 पेज रखते थे। ठीक है, फिर आपका आया 6 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें आप रखते थे मिनिमम 1.5 पेज, मिनिमम, आगे होने के आधा पेज और बढ़ सकता है। जब 8 मार्क्स की बात आती है तो मिनिमम 2 पेजेस एंड मैक्सिमम 2.5 पेज और 2.5 to 3 पेज, 2 से 3 पेजेस की रेंज।
तो मैं मेरी बात आपको हमेशा मिनिमम वाले पे फोकस करना, ज्यादा नहीं लिखना, लिमिटेड लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई इट इज नोन एज द डिराइव डिमांड, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैंने जो आपके लिए आंसर लिखा है उसको एक बार फ्रेम कर देते हैं। एक बार ध्यान रखना, आपका आंसर 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट यू नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी बॉडी एक्सप्लेन करनी है, एंड देन एक्सप्लेन व्हाट द कंक्लूजन। कंक्लूजन जो पूरा स्टेटमेंट आपने लिखा उसकी 3-4 लाइनें सम अप कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं दैट मैंने आपके लिए इसको कैसे सॉल्व किया है और क्या आपको आंसर ही रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, हाँ। अम्म, कहाँ गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्वियसली बात है, आपको एक मतलब एक पोर्शन है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा आप अगर, तो आप उन्होंने ये चीज पूछी है कि वाई, है ना, आपको अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में उन्होंने ये चीज पूछी है वाई इज इनपुट डिमांड, बट यू नो ये बॉडी है। आपको पहले इंट्रोडक्शन करना है, दैट दिस पोर्शन इज द इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में आपको समझाना पड़ेगा दैट इट इज नोन एज द डिराइव डिमांड, बट इट वाई इट इज डिराइव डिमांड बिकॉज आप जो भी इनपुट डिमांड निकालते इट इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दैट फैक्टर। मतलब आपके पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। मार्केट में इस कॉमोडिटी की इतनी क्वांटिटी की डिमांड है, तो अगर इतनी क्वांटिटी की डिमांड है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कि सर इतनी डिमांड है तो कांस्टेंट हो गई। अब इतना कमोडिटी कितने इनपुट को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस होगा, सो दैट्स व्हाई यू आर बेसिकली ड्राइविंग इट, ठीक है। एंड फैक्टर्स आर नॉट डिमांडेड फॉर डायरेक्टली। आपको लगता है कि हम लोग इनपुट्स की डिमांड हम लोग करते हैं, नहीं, हम तो गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, बट जो प्रोड्यूसर है दे आर डिमांडिंग फॉर द इनपुट्स, राइट। बट उन इनपुट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में एक वैल्यूएबल जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। आप इसमें थोड़ा सा एग्जांपल मैच ऐड कर सकते हो, जैसे जैसे एग्जांपल डिमांड फॉर लेबर जो है वो डिपेंड करती है आउटपुट की डिमांड कैसी इकोनॉमी के अंदर। जैसे हम एग्जांपल डिस्कस करें, जैसे 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 कॉटन है। अब कॉटन एक प्रकार का रॉ मटेरियल है, हमें पता है कॉटन जो है एक रॉ मटेरियल है ना। या कॉटन को बनाने वाली जो मतलब क्लॉथ को बनाने वाली जो लेबर है वो, अब वो भी कह सकते हो जो ऊपर वाला जो लेबर लिखा हुआ है। तो कॉटन की जो डिमांड है, एक रॉ मटेरियल की जो डिमांड है, डिपेंड करती है कि मार्केट में उससे बनने वाले क्लॉथ की डिमांड क्या है, ठीक है। तो गाइज जनरली जब आप अपना आंसर लिखोगे, बिकॉज इन दिस क्लास आई एम जनरली डिस्कसिंग अबाउट व्हाट टाइप ऑफ आंसर यू नीड टू राइट सो दैट योर एग्जामिनर गिव्स यू द as maximum possible marks. So that's the main reason behind it why I'm discussing these detailed solution, ठीक है। So first you introduce the introduction, आपने कर दिया। नाउ द बॉडी पार्ट स्टार्ट। सो यहां से अब आपका बॉडी पार्ट होगा क्वेश्चन का। जो पूछा जाता है वो हमेशा सेकंड पार्ट होता है, पहला आपको जनरल स्टेटमेंट बतानी पड़ती है। अब क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज डिराइव्ड। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फैक्टर या किसी भी इनपुट की डिमांड कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे मैंने बोला था ये आपका आउटपुट है और ये आपका लेबर एंड कैपिटल है। तो इनपुट की जो डिमांड है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि मार्केट में इस आउटपुट की डिमांड कितनी है, ठीक है। इट इज डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट इन द मार्केट, सो दैट उसको बनाने वाले फैक्टर की डिमांड आएगी, ठीक है। उसके अलावा वो जो इनपुट है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं और मैं मल्टीपल कोर्सेज को हैंडल कर रहा हूं जिसमें इकोनॉमिक्स वाले नॉलेज इंक्लूडेड है। सो मैं कितना प्रोडक्टिव हूं ये बहुत मैटर करेगा, उस हिसाब से मेरी डिमांड डिराइव्ड होगी, ठीक है। ये मैटर करती है बात। आफ्टर दैट प्राइस ऑफ फैक्टर, ठीक है, कि उस फैक्टर का प्राइस क्या है। और दूसरा जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ये प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें टेक्नोलॉजी क्या आपने यूज करी है, क्या यूज कर रहे हो, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है यूर डिमांड फैक्टर डिमांड, ठीक है। क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन था कि व्हाई इज इनपुट डिमांड कॉल्ड डिराइव डिमांड। तो ये आपने रीजन बताए कि दैट्स व्हाई वी सेव के डिराइव डिमांड है, क्योंकि इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब देखो मैं आपको
इस फॉर्मेट पे नहीं बताऊंगा लेग्रांज वगैरह लगा के, क्योंकि क्वेश्चन की नॉलेज अलग है। अगर वो देखो यहां ना तो इन्होंने आपसे प्रोडक्शन फंक्शन की बात की है, नहीं बात करी है, ना इन्होंने आपसे कॉस्ट फंक्शन की बात की है, तो मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली इनको यूज नहीं कर सकते ना। अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना होगा। सो मैथमेटिकली व्हाट यू राइट दैट एमआरपी, एमआरपी पता है क्या होता है आप लोगों को? एमआरपी होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है दैट एमपीपी इंटू एमआर। अब एमपीपी क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखिए सब एब्रिविएशन को एक्सप्लेन करा है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एंड एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू। एक्चुअली में जब आपको पता होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू वाला जो पोर्शन है वो प्रोडक्ट साइड होता है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था ना, ये मैं आपको दिखाता रहता हूं साथ साथ, जरा देखते रहना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कैसे एक्सप्लेन करना है। जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए ना कि हाँ व्हेन दी प्रोडक्ट मार्केट इज मोनोपोली एंड द फैक्टर मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ये जब इन्होंने टॉपिक दिया है ना, ये एक्चुअल एक्चुअल स्टेटमेंट है। मतलब ये हमारी स्टेटमेंट जो हम डिराइव करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसी का पार्ट है। ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट मार्केट की बात करोगे तो आप हमेशा एमआर की बात करोगे, ठीक है। और जब आप फैक्टर मार्केट की बात करोगे, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की बात नहीं कर रहा, फैक्टर मार्केट की बात करोगे तो आप एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करोगे। जैसे मैं लेबर जैसे पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, तो मैं एक फिजिकल लेबर हूं, फिजिकली मतलब यहां पे क्लास में पढ़ा रहा हूं। एक होता है कि मैं नोट्स बना रहा हूं, कंटेंट डेवलप कर रहा हूं, एक वो पार्ट हो। एक होता है पढ़ा रहा हूं, एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ठीक है, वर्क कर रहा हूं, तो ये मेरा फिजिकल वर्क है, ठीक है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है मेरे एडिशनल होने की वजह से, और जो मैं कर रहा हूं उसकी वजह से एडिशनल फर्म को रेवेन्यू कितना आ रहा है। सो दिस इज एमआरपी, ठीक है, दिस इज बेसिकली दी एमआरपी। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये फॉर्मूला अब ये बताता है कि जो फैक्टर है दैट अर्न्स रेवेन्यू थ्रू द सेल ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि जब आपने एमआर की बात की है तो एमआर जो आया था वो आया था डी टी आर बाई डी क्यू, ऐसे कुछ था। और टीआर का फॉर्मूला जनरली हमें पता है पी इंटू क्यू, विच इज जनरली इसका फंक्शन था पी इंटू क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू। आपको ये पता है कि हाँ ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, और जो प्राइस था, प्राइस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो एमआर जनरली रेवेन्यू के थ्रू आता है, ठीक है, एमआर जो सेल हो रही है उसके थ्रू आता है। सो इस वजह से वी आर सेइंग दैट इट इज अ डिराइव्ड डिमांड। ओके, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो आपने यहां पे एक पोर्शन कवर किया है, वो वन पोर्शन इज कंप्लीटेड, दैट व्हाई इट इज नोन एज द डिराइव्ड डिमांड। पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा। अगर आपको लगता है कि दैट इसको अभी साथ साथ लिखना जरूरी है, हाँ टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये आंसर्स अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आंसर्स मतलब ये सारे क्वेश्चन एक साथ मैंने अपलोड करें, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट। तो आप फिर एक बार अपने हिसाब से मार्कर कर लीजिए, मार्क कर दीजिएगा वहां पे। एंड इफ यू वांट कि आपको सर साथ साथ लिखना है हमें, तो आप ये सारी चीजें साथ साथ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब अगला पार्ट आता है। अब वो कहते हैं कि जो मोनोपोली प्रोडक्ट मार्केट है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये सेकंड पार्ट है। देखिए जब आप बात करते हो मोनोपोली की, तो मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जो दैट दे आर द सिंगल सेलर। आई एम नॉट सेइंग दैट वो प्रोड्यूसर भी सिंगल है, नहीं, वो सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर यानी ही इज द ओनली पर्सन हु प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट ही इज फ्री टू चार्ज एनी प्राइस, ठीक है, ही कैन चार्ज एनी प्राइस। जब आप कभी मौका मिलेगा तो आप मेरी मोनोपोली से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को एक बार रिकॉल करना, अगर आपने पढ़ी हुई है वो मेरे साथ में, मैंने बहुत डिटेल डिस्कस करी है मोनोपोली की, सारी चीजें आपको बताई कि मोनोपोली एक्चुअली होता भी क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अगर आप मोनोपोली केस में बात करते हो तो मोनोपोली में जैसे प्राइस जो होता है ना, दैट इज वीकली ग्रेटर देन एम आर इक्वल्स टू एम सी। अगर आपको याद हो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मोनोपोली के केस में। एम आर एम सी के बराबर होता है वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी आई है वो इक्विलिब्रियम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उस क्वांटिटी का प्राइस अब मोनोपोली कुछ भी चार्ज कर सकता है, तो वो इसके ज्यादा ही चार्ज करेगा। अब एक पॉइंट आपने यहां पे रखा
अब देखो एमआर इज वीकली ग्रेटर देन पी इज वीकली ग्रेटर देन, तो मैं कह देता हूं कि अभी के लिए मोनोपोली ज्यादा चार्ज कर रहा है देन एमआर। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन मैंने पहले से लिख ली थी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट एमआरपी इज इक्वल टू एमपीपी इंटू एमआर। ठीक है, इस कोई आप इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करके रखो। उसके बाद में एक वीएमपी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए मैंने मान लीजिए आपको एक क्लास पढ़ाई और ये क्लास मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी और ये वायरल हो गई, तो शायद ऐसा हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूं, शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने एक महीने में जितनी क्लासेस पढ़ा के इनकम करी थी, एग्जांपल दे रहा हूं, वो शायद एक ही वीडियो मुझे रेवेन्यू देगी, उससे ज्यादा ही। तो एमआर वीएमपी इसकी चीज को कहते हैं कि जो तुमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है, सर्विसेज दी हैं, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है अगर वो वायरल कर गई है। एग्जांपल उसी से वैल्यूएशन होती है इकोनॉमी के अंदर। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वीएमपी का, एमपीपी इंटू प्राइस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो, लेट अस सपोज इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दिस, ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, सो एग्जांपल के तौर पे दैट रिमेन्स सेम, एमपीपी एंड एमपीपी, बट एमआर एंड प्राइस, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस इज ग्रेटर देन दिस, तो व्हाट यू कंक्लूड दैट वीएमपी इज ग्रेटर देन एमआरपी। ठीक है, सो एमआरपी इज लेस देन वीएमपी। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? अब जनरली एक बात तो मैं ये क्लियर हो जाती है कि अगर मैं एमआरपी और वीएमपी का डायग्राम बनाऊंगा, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैं बनाता हूं, तो वीएमपी का जो डायग्राम है थोड़ा सा वो ऊपर बनेगा और एमआरपी का डायग्राम थोड़ा सा डाउन बनेगा। यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आप बोलते हो सर ये दो डायग्राम्स है हमारे पास, तो इनमें से एक वीएमपी है एक एमआरपी है। ठीक है, एक वीएमपी है एक एमआरपी है, तो ध्यान रखना वीएमपी जनरली ये है, एमआरपी जनरली ये है। अब आप बोलो सर क्यों? देखिए फॉर्मूला इसका एमपीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस था, फॉर्मूला इसका एमपीपी मल्टीप्लाई बाय एमआर था, प्राइस एमआर से ज्यादा है तो ये इसे इतने ही लेवल पे, अपर लेवल पे जो है बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी बात आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। समझ में आई डायग्राम? क्योंकि उन्होंने बोला था शो ग्राफिकली और अभी आप सिर्फ मोनोपोली की बात कर रहे हो। अगर अब इन्होंने बोला था कि प्रोडक्ट मार्केट जो है वो मोनोपोली मार्केट है और फैक्टर मार्केट आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ठीक है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। लॉजिक ये कहते हैं कि जो अगर हमारी इकोनॉमी में जो फैक्टर मार्केट अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी, तो क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं किसी भी फैक्टर को प्रोवाइड करने वाले, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कभी जैसे दिल्ली में एक जगह है सदर बाजार, शायद आपने सुना होगा, तो वहां पे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स स्पेशलाइज्ड मार्केट है। जैसे बटन होते हैं, जैसे ये मेरी शर्ट का बटन है, तो ये आपको लग रहा है सर बटन ही तो है, नहीं, इस बटन की भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। एक पर्टिकुलर 100-150 दुकान है जो सिर्फ ये बटन बेच रही है, नई नई वैरायटी के बटन बेच रही हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर है और उन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स को चलाने वाले लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं और बायर तो हैं ही बहुत सारे उसके लिए। ठीक है, अब ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है फैक्टर मार्केट, मान लीजिए जैसे मैंने बोली लेबर, अब अगर लेबर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है वो मार्केट, तो दे आर बेसिकली वेज टेकर और मेकर, वेज टेकर्स। ठीक है, वेज टेकर का मीनिंग जानते हो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेज टेकर? वेज टेकर का मतलब हो जाता है कि जो वेजेस वो फिक्स्ड है, वो गिवन है, वेजेस कभी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ यू प्रोड्यूस एनी आउटपुट, मान लीजिए इफ यू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट, आपने ये प्रोड्यूस करा है, तो इसके लिए अगर आपने लेबर यूज करी है, तो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपने एडिशनल फैक्टर कॉस्ट का फेस करी है, उसे आप नाम देते हो एमएफसी, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट जो होती है वो वेज के बराबर है। वाई वी यूज द टर्म वेज? एग्जाम्पल दे रहा हूं, वेज रेट। अगर हमने बोला लेट अस सपोज देयर इज ओनली वन इनपुट, जैसे मैंने बोला कि output is the function of only labor, so the total cost is what? WL only। तो अब आप अगर मुझसे बोलते हो कोई पर्टिकुलर लेबर, तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? दैट इज ओनली W। अब मार्जिनल कॉस्ट कह दो या मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट बोल दो, बात एक ही होगी। सो दैट इज दिस। अब
अगर मैं इक्विलिब्रियम लेवल की बात करता हूँ जनरल लेवल पे, हमें पता है कि कोई भी फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, वो उतने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेगी, उतने उतने लोगों को हायर करेगी जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ध्यान रखना, इस सिचुएशन में जो एमआरपी होगा, दैट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, यह है प्रोडक्ट मार्केट का। और वही फर्म प्रोडक्ट मार्केट के लिए मोनोपोली है, बट वही फर्म फैक्टर मार्केट के लिए के लिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। So MRP is exactly equals to MRF. This is MFC. This is equilibrium condition. मुझे बताइए मेरी बात आपको समझ में आई? दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन। गॉट इट? बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। हाँ, ये बात हमें पता है कि ये W के बराबर है, ठीक है। एमआरपी को तुम चाहो तो वही एक्सपेंड कर सकते हो जैसे हमने वहां पे लिखा था, बट उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं पहले आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ, ग्राफ, ठीक है। ये एक्चुअल ग्राफ है। वाई एक्सिस आपने जनरली वेज रेट, रेवेन्यू प्रोडक्ट लिया है, यहाँ पे आपने लेबर लिया है। ये आपका वीएमपी हो गया, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका एमआरपी हो गया जो भी मैंने आपको बताया था। और क्योंकि वेज कांस्टेंट है तो ये आपका वेज वाला पार्ट हो गया। अब जहां ये इंटरसेक्ट हुए हैं, दैट द पॉइंट दैट एम एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर पी। समझ में आई मेरी बात? तो ये वो लेवल है जहां पे एफिशिएंट आउटपुट या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? सो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट वो बताना। अब इसमें दो चीजें तो आप ऐसे ऐड करना, जैसे मैंने अभी आप बताया था, आपको ये समझाना पड़ेगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेज रेट है, ठीक है, एक तो वेज डिटरमाइंड होती है, दूसरा दो चीजें डिटरमाइंड हो रही हैं, एक तो आप वेज निकाल रहे हो यहाँ से, दूसरा इक्विलिब्रियम लेबर निकाल रहे हो वेयर द फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर वाई नॉट फर्म हायर मोर लेबर, क्यों फर्म इससे ज्यादा लेबर हायर क्यों नहीं कर रही? कर सकती है एक्चुअली। इससे अगर ज्यादा लेबर हायर करेगी तो इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी, ठीक है। जनरली डायग्राम को अगर आप देखते हो, मान लीजिए आपने बोला कि सर मान लीजिए लेबर ये हायर हो रही है L1, तो अगर आप L1 की बात करते हो तो ये पॉइंट आएंगे, यानी उसकी लेबर की वजह से जो रेवेन्यू आ रहा है, एडिशनल रेवेन्यू ये है, और उसको बेसिस आप ये दे रहे हो तो दैट इज द लॉस। और अगर आप इससे कम लेबर हायर कर रहे हो, ठीक है, तो यू आर गिविंग दैट लेवल, और जनरली रेवेन्यू ये है, तो ये फर्म का तो प्रॉफिट है, बट ये वेलफेयर लॉस हो जाएगा। वेलफेयर लॉस क्यों? मतलब लेबर अफेक्ट होगा। सो ये दोनों ही पॉइंट इनएफिशिएंट है, ये भी और ये भी। तो एफिशिएंट पॉइंट कौन सा है? अलिस्टा। क्लियर? नाउ फाइनली आप थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर दोगे, एंड लेट जनरली जो आपने इक्विलिब्रियम निकाला है, एंड उसके बाद में लास्ट में आप इसमें कंक्लूजन ऐड करेंगे दैट फैक्टर डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। बस इतनी से स्टेटमेंट कंक्लूड करने के लिए काफी है। फिर मोनोपोली का केस बताना, मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट मोनोपोली है, फैक्टर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। कोई भी फर्म अगर लेबर हायर करेगी तो वो उस पॉइंट पे हायर करेगी जहां पे एमआरपी वेज रेट के बराबर होगा। क्लियर? तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, इवन सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 मार्क्स आपने यहाँ पे कवर किए। उसके बाद में आता है बी पार्ट। अब देखिए यहां तक आपका कंज्यूमर थ्योरी वाले क्वेश्चन होप सो खत्म हो गए, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये अब कंज्यूमर थ्योरी से नहीं है, दिस इज द मार्जिन थ्योरी। अगर आपको याद हो तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है पार्ट ए में ही, दैट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपने शायद वहां पर टॉपिक पढ़े होंगे, वहां पे क्लियरली मेंशन है मार्जिन थ्योरी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले कहते हैं वो critically examine the Marzian theory of distribution and explain how it differs from the Cauldor's theory of distribution। अब आपको करना क्या है सुन ले आप ध्यान से। एक मिनट, इसको पहले मैं हटा देता हूं।
ठीक है, ये वाला पोर्शन पहले हम हटा देते हैं, इसमें इतना एरिया। ठीक है, चलिए। देखिए, मार्जियन थ्योरी हम लोगों को पता है। मार्जियन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जो मतलब बहुत पुरानी थ्योरी, ओल्ड ओल्ड थ्योरी है। ये वो जमाने की बात कर रहे हैं, और हम किसी इंडिया स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे गाइस। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही प्रकार के लोग रहते थे। आपको पता है, पहले सिर्फ दो ही तरीके के लोग ही होते थे। देयर आर ओनली टू टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक होता था बड़ा आदमी, एक होता था गरीब आदमी। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। आप बोलो सर क्या कह रहे हो आप तो डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस कर रहे हो ना। सुनो, जो बड़ा आदमी होता था ना, बड़ा पर्सन मतलब जिसके पास पैसा बहुत होता था, उसे आप बोलते थे कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट मतलब पैसा होता था, उसने पैसा लगा लिया, अब बस अपना काम चल रहा है। वो सुबह ऑफिस अपने फैक्ट्री या मिल आता था, गाड़ी से आता था, शाम को जाता था। वो उसका काम तो नेक्स्ट का पैसा लगाना। एक तो वो था जिसके पास पैसे थे, उसे हम बोलते थे कैपिटलिस्ट। एक वो थे जिनके पास भी पैसे नहीं थे। अब जिनके पास में पैसे नहीं होंगे, वो क्या कर रहे थे? दे बिकम्स वर्कर। तो वो वर्कर थे, वर्क करते थे। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग होते थे, कैपिटलिस्ट और दूसरे वर्कर्स। अच्छा, एक बात, वर्कर्स जो है उनको वेजेस मिलती थी। हमें पता है कि वर्कर्स को जनरली वेजेस मिलती थी, है ना। वेजेस क्या? भाई सुबह से शाम तक काम किया, जो उनका पर डे वेज हुआ, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस दे दिया करते थे। अब आप बोलो सर कैपिटलिस्ट को क्या मिलता था? कैपिटलिस्ट को जो बचा हुआ होता था, मान लीजिए आप कहते हो कि सर एक हुआ कि जो प्रोडक्ट बना है उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस का द वेजेस। जो वेजेस हमने वर्कर को दे दी, जो बचा है दैट इज द सरप्लस, एंड दैट एंटायर सरप्लस गोज टू द कैपिटलिस्ट। इसी वजह से जो कैपिटलिस्ट होता था वो रिमेन्स कैपिटलिस्ट, वर्कर्स रिमेन्स वर्कर। आपने सुना होगा पुरानी मूवीज में कि बाप दादा इस हवेली में काम करते आ रहे हैं। वो बेचारे बाप दादा वाली जनरेशन अब तक काम कर रही है। आखिर में बेटा, लास्ट में पोता परपोता एजुकेटेड होता है, आईएएस आईपीएस बनता है, तब जाके वो अलग हटता है, वरना तो वही काम कर रहे थे सब लोग। ठीक है, तो एक्चुअली में जो कैपिटलिस्ट होता है, ये वर्कर, ये जो है सरप्लस लेता है, वर्कर वेजेस लेते हैं। यही चीज यहां पे डिस्कस हो रही है, दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ये इन इक्वालिटी और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है ना। काम सारा वर्कर कर रहे हैं, लेकिन वर्कर को सिर्फ वेजेस मिल रही है, और सारा का सारा जो बचा कुचा है, बचा कुछ नहीं, बचा हुआ है बहुत सारा, वो कैपिटलिस्ट ले रहे हैं। तो यहां पे हमने क्लियर मेंशन किया वर्ड क्रिटिकली। गाइस, इस वर्ड पे फोकस करना, क्रिटिकली। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन। तो आपको अपना 10 मार्क्स में से मिनिमम 6 मार्क्स आपको यहां से कवर करने, इतने से। ठीक है, 6 मार्क्स। उसके बाद में डिफर फ्रॉम कॉल्डर्स थ्योरी। उसके बाद में आपको थोड़ी सी कॉल्डर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स में। ये हो गया आपके 8। बाकी डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना है, एक जो है टेबल बना के, वो आपके 2 मार्क्स। ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है। ये 6 नंबर इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आप मेरे तरीके से सॉल्व करते तो आउट ऑफ 10 डेफिनेटली यू विल गेट 7 to 8 मार्क्स। ठीक है, आप इतना जरूर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं कि मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है दोस्तों। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट हेयर फॉर यू। सो सबसे पहले टॉपिक का इंट्रो करना है। क्वेश्चन मार्जियन थ्योरी पर है, तो फर्स्ट यू नीड टू राइट द मीनिंग ऑफ द मार्जियन। तो मार्जियन थ्योरी मतलब स्टार्टिंग यू आपसे करना है। देखिए, हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। चाहे वो मार्जियन थ्योरी, मार्जियन द ट्रेडिशनल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी इज द कॉल्डर्स थ्योरी, जो पोस्ट केनेजियन थ्योरी बोला जाता है। पोस्ट केनेजियन, जो दे आर नॉट ओनली टॉक अबाउट द केनेजियंस। पोस्ट केनेजियन मतलब कुछ कुछ बातें केन्स की, बाकी बातें क्लासिकल्स की। ठीक है, पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की बात करते हैं। एक्चुअली हमारी इकोनॉमी में ना, हमारी इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से रही है। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। मार्जियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसी बात पे बेस्ड है कि हमारी इकोनॉमी में जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है, दैट इज बेसिकली
एक्सप्लेन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एक कैपिटलिस्ट होता है और एक वर्कर होता है, तो ये मार्जिन थ्योरी, ये आपने शॉर्ट इंट्रो करा। अब मार्जिन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करोगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वर्कर्स को मिलती है ये वेजेस, ठीक है, ये ट्रांसफर टू वर्कर, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात क्या होती है कि ये फिक्स होती है, चाहे फैक्ट्री बढ़े या कम हो, बिजनेस ऊपर जाए नीचे जाए, दैट रिमेन फिक्स। और जो बाकी होता है बचा हुआ, दैट इज द सरप्लस वैल्यू, दैट विल बेसिकली ट्रांसफर्स टू कैपिटलिस्ट, ठीक है, दैट विल बेसिकली ट्रांसफर्स टू कैपिटलिस्ट। ओके विद इट। कंसर्न ये है कि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो किसी भी आउटपुट की जो पूरी वैल्यू होती है, हम सबको पता है दैट विल जनरली क्रिएटेड बाय द लेबर, सिर्फ लेबर ही उसको क्रिएट कर रहा है। लेकिन वर्कर्स को सिर्फ और सिर्फ एक अमाउंट ऑफ मनी दे देते हैं जिसको आप वेजेस कहते हो, और जो वैल्यू लेबर क्रिएट करता है, वट एवर द एक्सिस ऑफ देयर वेजेस, ठीक है। मान लीजिए किसी वर्कर ने आज सेल करी है 10,000 रुपए की, एग्जाम्पल दे रहा हूं आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से। एक छोले भटूरे का स्टॉल है, वहां पे ऑब्वियसली बात है मालिक तो काम कर नहीं रहा है, जैसे जैसे वो है राधे श्याम है ना, सीताराम, हाँ राधे श्याम है, ठीक है, जो मुझे याद है छोले भटूरे की है, ठीक है। आपको उधर क्या खाने पीने के नाम ले रहे हो, एक्स वाई जेड दुकान है। अब मालिक ने वो पूरी लेबर वगैरह लगा के काम चल रहा है, अब 10,000 रुपए की सेल हुई बेर मिनिमम, सारी वर्कर्स की कॉस्ट, वर्कर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, एग्जाम्पल डेली का, सब कुछ मिला उल्लू के एवरीथिंग 4,000 रुपए का खर्चा हो गया, एवरीथिंग बचे 6,000, सारे के सारे जाएंगे कैपिटलिस्ट या जिसने पैसा लगाया था, तो ये पोर्शन होता है, ठीक है। और उसके पास जो जाएगा वो एज अ प्रॉफिट जाएगा, राइट। एंड नो डाउट ये जो सरप्लस वैल्यू है, ये प्रॉफिट भी आप कह सकते हो। अब अगर उसने पैसा कहीं से उधार लिया था, वो इंटरेस्ट भी होगा। और एक चीज और है, रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट एरिया, मतलब वो वेजेस वाले पार्ट में नहीं होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में नहीं होगा, पहले वर्कर के पैसे दे दिए जाएंगे, बाकी सारी चीजें डिविजन होंगे। समझ में आई मेरी बात आपको। अब मार्जियन थ्योरी की, अब देखो हमें एक्चुअली इसको क्रिटिसाइज करना है, तो क्रिटिसाइज करने के लिए, क्रिटिकली क्रिटिसाइज या लिमिटेशन बताने के लिए हमें पहले इसके फीचर्स बताने हैं। देखिए 5-6 फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली, व्हाट वी एज्यूम हियर दैट देयर आर टू पीपल, वन इज द कैपिटलिस्ट, अदर इज द लेबर, यानी किसी भी फर्म को काम करने के लिए सिर्फ लेबर की जरूरत है, मतलब क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, दैट एज्यूम दैट कैपिटल कांस्टेंट, वी एज्यूम दैट कैपिटल इज कांस्टेंट, क्लियर। कैपिटल यहाँ पे कांस्टेंट है, तो लेबर ही वेरी कर रही है, तो लेबर इज द सोल सोर्स ऑफ वैल्यू। अगर कोई भी इंक्रीमेंट होगा प्रोडक्शन में तो सिर्फ लेबर की वजह से होगा। एंड आवर सोसाइटी जनरली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बेसिकली वन इज द वर्कर्स, अनदर इज द कैपिटलिस्ट, मतलब वर्कर्स और कैपिटलिस्ट, इनमें ही वो डिवाइड होगी लेबर हमारी। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्कर्स वेजेस लेंगे और विच इज इक्वल टू देयर वैल्यू ऑफ लेबर पावर। लेबर पावर का मतलब, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल लेबर है, फिजिकल पावर लगा रही है, तो हाउ मच टाइम दे गिव, ठीक है, कितना, जैसे मैं 5 घंटे काम कर रहा हूं, ठीक है, ईटी यहां से उठा के वहां रख रहा हूं, तो उसके मुझे कितने पैसे मिलेंगे। और जो सरप्लस वैल्यू है एडिशनल, वो कैपिटलिस्ट के पास में चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे खराब बात क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय कैपिटलिस्ट। भाई लॉजिक तो ये होना चाहिए ना, जैसे अब इंस्टीट्यूट्स में होता है, जैसे हम इंस्टीट्यूट में हूँ, हमारा जैसे हमने एक फैकल्टी रखी, वो आई है पढ़ा, उसने उस फैकल्टी ने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम उस फैकल्टी को वेजेस पे रखें, वेजेस मतलब एक सैलरी पे रखें, वो उसकी मर्जी है। एक ऑप्शन ये भी होगा कि वो ऑनरशिप ले ले, ऑनरशिप मतलब जितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उसका 50%, 60%, 70% ऐसा होता है। इवन 70% टीचर का होता है, 30% इंस्टीट्यूट का होता है, जिसमें अपने सारे खर्चे उर्चे करती हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जायंट्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसे आप कभी कभी कोचिंग माफिया भी कहते हो कभी कभी, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, मुझे भी आया था एक बार ऑफर कि सर आप हमारे यहाँ पे आके पढ़ा लीजिए,
मैंने कहा ठीक है, पढ़ा लेंगे। सर एक बार सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। जहां उन्होंने ये वर्ड यूज करा ना सैलरी, मैंने उसी बार ही बोल दिया कि सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सैलरी पे काम नहीं करना। तो ये टीचर की चॉइस होती है। मैं अपने इंस्टीट्यूट से अगर 10 रुपए कमा रहा हूं ना, अपने इंस्टीट्यूट से काम करके, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो दूसरे इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े कोचिंग माफियाज हैं, अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट से 10 रुपए कमा रहा हूं तो वो मुझे 2 रुपए देंगे बस। मतलब अपने यहाँ पे काम करो तो 10 रुपए कमा रहा हूँ, उतनी मेहनत में किसी और के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मान लीजिए वहां पे भी 10 रुपए की कमाई हुई, क्योंकि वही फैन फॉलोइंग तो डाइवर्ट होगी, ठीक है, तो उसमें से 10 रुपए में से 2 रुपए देंगे, 8 रुपए खुद रखेंगे। कितना बड़ा। और पता ये कहते हैं कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा, दुनिया भर की चीजें बोलते हैं, सो दैट कैपिटलिस्ट के थ्रू वो एक्सप्लॉइट होते हैं। मैं भी उस चीज का शिकार रह चुका हूं पहले, ठीक है। इसलिए आपने एक नोटिस कर रहे होंगे कि ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसलिए फेमस हो रहे हैं, और टीचर्स जो कभी पहले किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, अब वो अपना अपना प्लेटफॉर्म अलग अलग। मैं भी पहले कहीं और पढ़ाता था, मुझे प्रॉब्लम फील हुई, मैंने अपना अलग कर लिया, ठीक है। तो ये अब मेरे यहाँ पे जनरली 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब मेरे खुद के, एक ये है, एक मेरा अपना खुद का है, और एक जैसे जनरली आपको पता है दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक उनके साथ में कोलैबोरेटेड है, जैसे आपको दिखा भी होगा, पोस्टर पे लिखा था। और ये मेरे अपने चैनल पे भी है, सेमिकॉन क्लासेस, मैं उसमें भी अपना कंटेंट अपलोड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्रिटिसिज्म्स करेंगे, ठीक है, बीच में मैंने अपनी बातें बता दी, कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म्स वगैरह करेंगे। देखिए क्रिटिसिज्म में, चूंकि उन्होंने बोला क्रिटिकली एग्जामिन, लिमिटेशंस बतानी है। पहली बात, लेबर is not only source of value because capital, land and entrepreneurship कहते हैं माइंड को, कि सिर्फ फिजिकली काम करना काफी नहीं है, फिर वहां पे माइंड गेम भी चलना चाहिए। ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ लेबर टाइम विच इज अनरियलिस्टिक, ठीक है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है ना, वो लेबर के टाइम पे डिपेंड कर रही है कि लेबर कितना घंटे काम कर रहा है। जैसे 8 घंटे की लेबर है कर रही है, अगर वो 2 घंटे अगर होगा तो उसको ओवर टाइम दोगे आप, ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो, किसी लेबर ने शुरू के 8 घंटा काम किया तो इफेक्टिव काम किया, उसके बाद में जब आप उससे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाओगे, पैसे तो आप उसको अलग से दे रहे हो, बट क्या वो एनर्जी होगी जो सुबह मॉर्निंग में एनर्जी थी? या तो ओवर टाइम पहले करवा लो और फिर नॉर्मल वर्क, ऐसा चीजें हुई होती है। बट ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वर्कर की जो वैल्यू ऑफ पावर है वो कम होगा, ठीक है। तो वो अनरियलिस्टिक है, हम इस चीज पे मेजर नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, बिकॉज जैसे हमने बोला कि किसी भी वर्कर को इक्वल वेजेस दो। जैसे आपके कॉलेजेस में टीचर्स हैं, अब वो टीचर्स सब बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ बुरा पढ़ाते हैं, कुछ बहुत ही बुरा पढ़ाते हैं, कुछ बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बट ऑल ऑफ देम गेटिंग द इक्वल लेवल ऑफ वेजेस, मतलब वही मतलब सैलरी। तो क्या अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये पॉइंट है। दूसरा, वी एज्यूम दैट एक्सप्लॉयटेशन अंडर ऑल कैपिटलिस्ट सिस्टम, हमने मान के चले कैपिटलिस्ट जो है एक्सप्लॉयट करते हैं, बट प्रैक्टिकली वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कभी कभी वर्कर्स भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जैसे बिजनेस है, चल रहा है, काम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सारे वर्कर्स ने काम रोक दिया, बोनस की डिमांड, उनका काम होता है सीधा काम रोकना, ठीक है, काम रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर दैट स्ट्राइक के बाद में लॉस हो जाएगा, सो प्रोड्यूसर प्रेशराइज होता है कि तुम्हें या तो बर्बाद कर देंगे। जैसे अभी एक बार हुआ था, एक टोल टैक्स पे एक एडवोकेट से वकील से थोड़ी सी बहस हो गई थी, उसकी थोड़ी लड़ाई हो गई थी, पिटाई विटाई हो गई थी। बाद में पूरी कम्युनिटी ने, ठीक है, और ये अच्छी बात है, ब्लैक कोट कम्युनिटी ने जाके उस टोल टैक्स पे हावी हो गए, 5 दिन तक टोल टैक्स फ्री कर दिया, लगातार जाते रहो, कोई कोई टोल टैक्स नहीं देगा वहां पे। ये लॉजिक था, ठीक है। तो ये दैट इज ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन बाय, हमें लगता है सरकार एक्सप्लॉयट करती है, नहीं, सरकार को भी एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ठीक है। तो एक ये पार्ट है। तो मार्जियन थ्योरी एक्सप्लेन द इनइक्वालिटी एंड क्लास कंफ्लिक्ट but does not fully explain income distribution in the modern economy। उसके बाद में ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया फॉर दी 5 to 6 मार्क्स का। अब आता है कॉल्डर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 10 मार्क्स का है।
अकॉर्डिंग टू मी मिनिमम 3 पेजेस होने चाहिए इसके, 3 से ज्यादा पेज अगर पॉसिबल है तो वो भी आप लिखिए। देखिए कॉल्डर थ्योरी जो है, निकोलस, इनका नाम निकोलस कॉल्डर है। ही बेसिकली डेवलप्ड अ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द पोस्ट केनेजियन फ्रेमवर्क। ठीक है, पोस्ट केनेजियन का मतलब हो गया 1936 के बाद, आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। और उन्होंने एक्चुअली ये बोला कि हमने ये नहीं बोलते कि कैपिटलिस्ट होंगे या वर्कर होंगे, नहीं, हम इनको ऐसे नहीं देखेंगे, हम इनको सेवर्स के फॉर्म में देखेंगे, हम इनको सेवर्स के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, दे आर सेवर्स। हाँ, ये बात अलग है कि ये थोड़ा ज्यादा सेव करेंगे, ये थोड़ा कम सेव करते हैं, बस इतना फर्क होगा। तो व्हाट दे एज्यूम, पहले अजम्पशन के फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, बिकॉज ये आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन की बात है। ठीक है, और जैसे कि उन्होंने बोला था 2 पार्ट में डिवाइड होगी, वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट। और वर्कर्स एज कंपेरेटिवली कम सेव कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम वो सेव कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट मतलब हाउ मच दे इन्वेस्ट, इट इज डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअली दिस इज द नेशनल इनकम। मान लीजिए एक कंट्री में जैसे इंडिया है, यहाँ पे हम लोग बात करते हुए अडानी अंबानी को कह देते हैं कि यार सरकार इनको सपोर्ट कर रही है, ये हो रहा है। अभी जैसे एग्जांपल स्मार्ट मीटर हैं, वो अडानी ग्रुप के हैं, और जहां जहां वो लगे हैं लोग रो रहे हैं। ठीक है, तो फिर उस पर डिसीजन हो रहे हैं, क्योंकि रो रहे इन सेंस के वो रिचार्ज वाला सिस्टम है, प्रीपेड वाला सिस्टम है कि पहले आप रिचार्ज करो फिर चलेगी बिजली आपकी, और वो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है लोगों का, तो रो रहा है। तो वो अडानी वाला कंसेप्ट, तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, बट दूसरी चीज भी देखो, अब हमें देखनी होगी कि हमारी कंट्री में, चलो हमारी कंट्री छोड़ दो, जनरल कंट्री की बात कर लो, कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज होती हैं जो कंट्री को रन कर रही होती है, मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ अ मतलब लीगली ही वो किसी सरकार का पार्ट नहीं होता, गवर्नमेंटल सर्वेंट नहीं होता, पार्ट नहीं होता, बट वो इनडायरेक्टली कंट्री को चला रहे होते हैं। समटाइम दे आर गुड फॉर द कंट्री। ठीक है, वो अच्छी बात होती है। मान लीजिए हमारी कंट्री में 10 बड़ी फर्म्स हैं, अब वो 10 बड़ी फर्म्स जो हैं वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, उससे जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमारी नेशनल इनकम हो रही है। नाउ आवर नेशनल इनकम इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नंबर 1 पार्ट द वर्कर्स वेजेस, नंबर 2 पार्ट इज द सरप्लस वैल्यू। और ये जो था दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, हाउ मच द अमाउंट द कंट्री अर्न्स। कार्डोल ने बोला कि जो थ्योरी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वो वर्कर्स, वो वेजेस एंड प्रॉफिट पे है, और वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स कैसी हो रही है। हमें ये नहीं बोलना है कि वर्कर की वेजेस कम है, हमें ये बोलना है कि कंट्री कम काम कर रही है। ठीक है, ये चीज, तो ये आपने 2 मार्क्स में इसका एक्सप्लेन कर दिया कॉरिडोर थ्योरी को, बस 2 नंबर में। अब 2 मार्क्स में और 2 to 3 मार्क्स की बात कर रहा हूं। अब आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस का तरीका ध्यान रखना, मार्जियन को और कॉरिडोर्स को डिफरेंस करना है। आपको पहले ये बेसिस समझाने पड़ेंगे कि इनको आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हो, किन किन बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हो, सो दैट इज द मेन आइडियोलॉजी, सो दैट आप लिखोगे अपने आंसर को। नंबर 1 थिंग, आप पहले फाउंडेशन सेंस में डिफरेंशिएट कर रहे हो, दैट इट इज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ध्यान रखना, जो मार्जिन थ्योरी है वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर है, बट जो कॉल्डर्स थ्योरी है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है। नंबर 1 डिफरेंस। नंबर 2 डिफरेंस, द सोर्स ऑफ प्रॉफिट। देखिए कंसर्न ये है कि मार्जिन बोलते थे कि जो प्रॉफिट का सोर्स है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द वेजेस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, whatever the wages deducted from value of output is entirely goes to the producer or the capitalist, so this is the only source of income। ठीक है, only source of profit। एंड अब अब मान लीजिए प्रॉफिट हाई एंड लो कब होगा, जब वेजेस कम होंगी, मतलब वेजेस अगर कम होंगी तो प्रॉफिट हाई होगा, वेजेस अगर हाई होंगी तो प्रॉफिट कम होगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी कंपनी में फैमिली मेंबर्स भी काम कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि लेस नंबर ऑफ वेजेस गए हैं। अब आप बोलो सर वो भी तो वेजेस ले रहे हैं, वो वेजेस नहीं ले रहे, वो तो बचा हुआ प्रॉफिट साला सब कुछ वही ले रहे हैं। ठीक है, बट यहां पर जो प्रॉफिट इट इज अराइज के जो
कैपिटलिस्ट है वो ज्यादा सेव करेगा वर्कर से, तो प्रॉफिट उसका इंक्रीज करेगा। देखिए हमेशा देना ना, जो मार्जिन थ्योरी है वो एक तो माइक्रो और हिस्टोरिकल एनालिसिस है, दैट इज बेस्ड ऑन द क्लास कन्फ्लिक्ट। वहीं जो कॉल्डर्स थ्योरी है, क्योंकि वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस पे, सो दिस इज द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके विद इट, व्यू ऑफ कैपिटलिज्म, जो यहाँ पे कैपिटल सिस्टम है वो जनरली एक्सप्लोइटेटिव होता है और वो इन इक्वालिटी लीड करता है, यानी उसके पास सारे ऑप्शन है कि वो विच ज्यादा भी कर सकता है कम भी कर सकता है। लेकिन जो कैपिटल सिस्टम कॉल्डर्स में, दैट इज द फंक्शनल एंड नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम लोग अपनी ही कंट्री के कुछ टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं बहुत बार, तो ये बात भी ध्यान रखनी है, दे आर ऑल्सो द सपोर्टर फॉर कंट्रीज ग्रोथ, तभी सरकार उनके अगेंस्ट नहीं जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना। अब हो सकता है आप सोचोगे सर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रमोट कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो, नहीं, मैं प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं आपको। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिटरमाइंड होता है, यहाँ पे ऑनरशिप का मतलब होता है प्रोडक्शन, और वो एक्सप्लोइटेशन लेबर का वो करती है जनरली। यहाँ पे रिलेटिव सेविंग प्रोपेसिटी जो होती है वर्कर्स की और जो कैपिटलिस्ट की, वो इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करती है। ठीक है, ऐसी रूल ऑफ सेविंग, यहाँ पे सेविंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे सेविंग्स को एक सेंट्रल रोल दिया गया है प्रॉफिट ऑफ वर्कर्स, प्रॉफिट और वेजेस में। ठीक है, पॉलिसी इंप्लीकेशंस, देखिए एक्सप्लोइटेशन होता है वर्कर्स का, ये कंफर्म है, तो यहाँ पे क्रांति की जरूरत है, रेवोल्यूशनरी चेंज की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, दैट कैन बी मेंटेन थ्रू द एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट। हम फुल एम्प्लॉयमेंट तभी मेंटेन कर सकते हैं जब हम एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन रखेंगे। ठीक है, पार्ट क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे इसको क्रिटिकली कंपैरिजन जो आपने यहाँ लिखा है उसको थोड़ा बहुत कंक्लूड करके इसके यहाँ पे कंक्लूजन कर देंगे। कंक्लूजन में 2 से 3 लाइन आप लिखोगे मार्जिन थ्योरी का, एक्सप्लोइटेशन एंड क्लास स्ट्रगल at the basis of distribution. Caldus explains the distribution through saving and investment behavior in a full employment economy. So आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया, आई नो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, 5 के दोनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं डिफाइन एक्सटर्नलिटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स and explain how externalities affect the efficiency of market outcomes. Guys, easy है, externalities को explain करना है आपको 10 मार्क्स में। तो ये आप मिनिमम 3 पेजेस आप यहाँ पे रखोगे, इसमें एक्सटर्नलिटी एक्सप्लेन होगी आपकी। ठीक है, फिर पब्लिक गुड एक्सप्लेन होगा, फिर एक्सटर्नलिटी और पब्लिक गुड को कनेक्ट करोगे। मतलब जैसे पब्लिक गुड मान लो जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब टेक्निकली पब्लिक गुड है, मतलब यू कैन नॉट एक्सक्लूड समवन कि आप अरिजीत सिंह के गाने मत सुनो, और अगर कोई सुन भी लेता तो उसके लिए कंजम्पशन कम नहीं होगी क्योंकि वो भी पूरा ही गाना सुनेगा। तो यूट्यूब में मान लिया कि पब्लिक गुड है। अब एक्सटर्नलिटी कैसे क्रिएट हो जाएगी, मान लीजिए कि अगर उन्होंने वहां पे कुछ वीडियोस को, अरिजीत सिंह नहीं, कुछ वीडियोस को वो हाइड कर दिया और मेंबर्स के लिए ओपन कर दिया। ठीक है, हाइड कर दिया, मेंबर्स के लिए ओपन कर दिया, तो फिर वहां पे एक एक्सटर्नलिटी हो जाएगी। ठीक है, एक्सटर्नलिटी का मतलब समझते हो आप, किसी, और ऐसा नहीं उन्होंने किसी पर्टिकुलर पीपल के लिए करा, या कभी कभी मान लो इंटरनेट स्लो चल रहा है, एग्जाम्पल चलो इसको मान लो एक्सटर्नलिटी है, एक्सटर्नल इफेक्ट है, इंटरनेट स्लो चल रहा है, काम चल रहा है, बट उसकी वजह से मुझे यूट्यूब यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो कोई पब्लिक गुड है बट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स आई एम अफेक्टेड। ठीक है, तो ये आपको जनरल एक्सप्लेन करना है, बाकी पूरा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोनों की एक्सप्लेनेशन डायग्राम, फिर एक्सप्लेन या लिखिए उससे पहले ये वाला पोर्शन आपको मिनिमम 5 मार्क्स के लिए लिखना है। फिर एक्सप्लेन हाउ एक्सटर्नलिटीज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट आउटकम। ये जनरल है, एक्सटर्नल मार्केट आउटकम की एफिशिएंसीज को अफेक्ट करता है, ये भी जनरली आपको 5 मार्क्स में कवर करना है। तो मिला के 10 नंबर आपके कवर होंगे। मेरे हिसाब से अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको आउट ऑफ 10 7 to 9 मार्क्स मिल सकते हैं। आप कहते हो सर इतना चांस है, बिल्कुल है, 7 to 9, 100% तो कभी नहीं मिलने वाले। एक बार मैं आपको फ्रेमवर्क दिखा देता हूं कि मैंने कैसे लिखा है इस आंसर को और आपको कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये
जनरली मिनिमम 3 पेजेस रखने हैं, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि सर 2 पेज 2.5 पेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बहुत सटीक आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नलिटीज इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज को एक्सप्लेन करोगे, इट इज अराइज व्हेन द एक्शंस ऑफ अनदर इंडिविजुअल अफेक्ट्स यू, ठीक है। मतलब समवन बायज द बुलेट और उसको बुलेट की आवाज टक 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 बहुत पसंद आ रही है, बट जनरली कोई जैसे मैं ही हूं या कोई सीनियर सिटीजन है, क्या छोटा बच्चा है, कोई एनिमल है, उससे अफेक्ट हो रहा है, तो ये यूटिलिटी एक्सटर्नलिटीज होती है, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। दैट अदर्स दैट बेसिकली अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ अदर्स विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन दे दे मतलब अगर वो घर का ही बच्चा है तो वो दादाजी को मतलब सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है, बच्चे उसके खुद के ही हैं, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एनिमल भी उसको खुद के, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉम्पनसेशन वो कर देगा। नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक तो पॉइंट ये हो गया। अब एक्सटर्नलिटी के कंटेक्स्ट में, जो एक्सटर्नलिटीज पब्लिक गुड के कंटेक्स्ट में एक्सटर्नलिटीज होती है, दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेनिफिट्स या कॉस्ट जो होते हैं ना, दैट इज जनरेटेड बाय सच गुड्स जो उस गुड के डायरेक्ट जो मतलब डायरेक्ट यूजर्स के बियॉन्ड चीज चलती है। डायरेक्ट यूजर्स के बियॉन्ड मतलब जैसे मैंने यूट्यूब का एग्जांपल दिया था, इफ आई पोस्ट एनी वीडियो फॉर माय स्टूडेंट्स, मैंने क्लास दिक्कत के चल रही थी, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दी, तो उन्होंने देख ली, फिर मैंने अगले दिन उसको हटा दिया, तो सम स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट नहीं थे मैसेज मी कि सर आपने कल एक वीडियो अपलोड करी थी, मैंने सिर्फ आधी देखी थी, फिर मैं कहीं चला गया था, चले गए थे, अब देख रहा हूं मैं हाइड हो चुकी है, वो नहीं शो हो रही, सर प्लीज री अपलोड दैट वीडियो, इट इज गुड फॉर मी एंड इट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर मी, ठीक है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो ऐसा ऐसा बोलते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि हाइड कभी कभी हमें करनी पड़ती है कुछ वीडियो, तो दैट इज डायरेक्ट यूजर्स के बियॉन्ड अगर यूज अफेक्ट हो रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब क्योंकि आपको ये 3 पेजेस लिखने हैं, तो थोड़ा सा एक्सटर्नलिटीज को एक्सप्लेन करना है, ये इंट्रो पार्टी चल रहा है एक्सटर्नलिटीज का। एक्सटर्नलिटी बेसिकली बेनिफिट या कॉस्ट होता है जो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइसेस। अब ये 2 प्रकार की होती हैं, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है और एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, ठीक है। वन इज द पॉजिटिव, अनदर इज द नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो आपको बेनिफिट दे रही है विदाउट पेमेंट। जैसे मैंने आपको बोला एजुकेशन है, अब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, अब शायद आपको अच्छी लग रही होगी, बट आपको लगता, शायद आपको पता, या सबके लिए हो सकता है बात, इस नॉलेज तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करा है, जैसे आप भी स्ट्रगल ही कर रहे हो, आप लोग भी, तो कोई कह तो देगा कि यार आप नॉलेजेबल, बट वहां तक आने के लिए बहुत डिफिकल्टीज है। अब मान लीजिए आपने कोई एजुकेशन ली है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब होता है कोई आपने रिसर्च भी करी है, जैसे कौन सा कोर्स अच्छा होता है आफ्टर 12th, ये आपने खूब ढूंढा, ठीक है। अब कोई आपका घर का छोटा भाई बहन है, वो आपसे पूछता है कि भैया दीदी आफ्टर 12th क्या करें, तो आपने जितनी मेहनत करी थी उस बात को ढूंढने में कि क्या क्या ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं, आप उसे यूं बता दोगे। तो दिस इज द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, दैट द वर्क डन बाय यू एंड दैट द आउटकम ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन, मतलब उसका जो बेनिफिट है दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है, गिवन दैट आपके लिए उसका बेनिफिट कम नहीं होगा, ठीक है, ये एक पॉइंट होता है, ठीक है। ऐसी पब्लिक पार्क हो गया, ये सारी चीजें। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कॉस्ट क्रिएट करता है, जैसे एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट या ट्रैफिक कंजेस्शन, ठीक है। एक्चुअली पब्लिक गुड में एक कनेक्शन क्या होता है, पहले तो पब्लिक गुड को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि पब्लिक गुड हम उस गुड को बोलते हैं जहां पे 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती हैं, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, यानी यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनी वन पर्सन बाय यूजिंग इट, आप कभी भी किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि भाई इस पब्लिक गुड को तुम यूज मत करो, नेवर नेवर, ठीक है। राइवलरी, इफ समवन यूज दैट गुड सो द कंजम्पशन फॉर यू रिमेन सेम, दैट वो कभी भी कम होगी ही नहीं आपके लिए, ठीक है। वन पर्सन कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अदर्स, नॉन राइवलरी कहते हैं। इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। ये पब्लिक गुड की करेक्टरिस्टिक्स है, अगर ये फुलफिल होती हैं तो आप इन्हें नाम देते हो प्योर पब्लिक गुड। कहते 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्रेमिंग पूरी करनी है।
because benefits of public goods spill over to many individuals, positive externalities are commonly associated with the public goods and so on. ये आपने लिखा। फिर एक्सटर्नलिटीज का मार्केट एफिशिएंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आप बताओगे। ये बात तो हमें पता है कि अगर एक्सटर्नलिटीज है तो एक होता है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ये कभी भी बराबर नहीं होगी। ये एक होता है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, एक होता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये भी कभी बराबर नहीं होगा। इफ भाई आपने बुलेट ली है, आप बुलेट चला रहे हो तो आपने बुलेट पे खर्चा किया है, आपको लगता है किसी बुलेट को खरीदना ही खर्चा आता है, नहीं, उसकी आवाज से जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है और उसमें जो खर्चा हो रहा है दैट इज इंक्लूडेड विद द सोशल कॉस्ट ना। तो हम हमेशा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट में कहते हैं या जैसे मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट में अगर हम लोग ऐड कर देंगे, मान लीजिए इफ आई ऐड एक्सटर्नल कॉस्ट दैट बिकम्स मार्जिनल सोशल कॉस्ट। ठीक है, ये आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना, ये सारी चीजें मैंने लिखवा रखी हैं आपको। हाँ, एक फायदा ये होता है कि अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होता है। ठीक है, बट हमें बहुत अच्छे से बात पता है कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हमेशा अंडर प्रोवाइड होती है। अंडर प्रोवाइड का मतलब जितनी भी होती है वो कम होती है। भाई मैंने यूट्यूब पे 5 वीडियो डाल दी अपने कोर्स की, तो जो स्टूडेंट ने कोर्स नहीं लिया हुआ वो क्या कहता सर 5 तो कम है और अपलोड कर दो, तो अकॉर्डिंग टू हिम और हर कि सर कंटेंट कम है। सो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना, मतलब दिस इज द सोशली ऑप्टिमल लेवल एंड दिस इज द मार्केट इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो मार्केट इक्विलिब्रियम ये वाला है, मतलब अगर आप अब यहाँ पे डायग्राम भी बनाओगे, ये तो हो गया मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, और ये क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल सोशल बेनिफिट, तो जहां मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट की इक्वल होगा वो आपकी सोशल ऑप्टिमम होगा। और जहां पे मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के बराबर होगा वहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो एक ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना। ऐसी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के लिए होगा, यहाँ पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के बराबर होगा। सो यहाँ पे सोशल क्वांटिटी कम होगी एज कंपेयर मार्केट क्वांटिटी। क्यों? मान लीजिए पॉल्यूशन है तो अकॉर्डिंग टू द पीपल पॉल्यूशन जितना भी हो बहुत ज्यादा है, तो सोशली पॉल्यूशन कम होना चाहिए और मार्केट के हिसाब से वो गुड को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक कर्व हो गया, इसका मार्जिनल सोशल बेनिफिट या मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की बात कर रहे हो, या आपका मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और ये आपका मार्जिनल सोशल कॉस्ट। ये इसको हम यहां से इसलिए बना रहे हैं, ये डॉट 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 यहां से बनता है। ठीक है, क्योंकि इसके लोअर तो कभी बन ही नहीं सकता, दैट मार्केट इक्विलिब्रियम हमेशा आगे बनेगा। तो ये जहां पे कट हुआ है दैट इज द सोशल ऑप्टिमम, दिस इज द प्राइवेट ऑप्टिमम। गॉट इट? अब क्वेश्चन आता है कि क्योंकि पॉइंट ये था, अगर आप एक बार और क्वेश्चन को रीड करो, जस्ट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वंस मोर, दैट एक्सप्लेन हाउ एक्सटर्नलिटीज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट आउटकम्स एंड, मतलब वो कैसे मार्केट आउटकम को अफेक्ट कर रही हैं। तो मेरा आंसर जनरली यहाँ पे खत्म हो चुका है, जो जितनी टू द पॉइंट इंपॉर्टेंस थी जितना उन्होंने पूछा था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्योंकि अभी मेरे को, क्योंकि गाइस यू नो कि 3 पेजेस भी भरने हैं एज मिनिमम, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से करेक्टिव मेजर्स भी बता दिए। इफ यू हैव टाइम इन एग्जाम देन यू कैन राइट। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का 10 मार्क्स एक ठीक ठाक मार्क्स होते हैं। पी गिवन टैक्स, ये कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं, पी गिवन टैक्सेशन, सब्सिडीज, गवर्नमेंट रेगुलेशन, प्रॉपर्टी राइट जिसको आप कोर्स थ्योरम बोलते हो, और पब्लिक प्रोविजन। ठीक है, एंड आप इसको फिर कंक्लूड भी कर सकते हो। राइट, समझ में आई मेरी बात आपको? उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, ये क्लियर है ना आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ये आज वाली क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, फिर अगली क्लास में हम लोग फिर इसके आगे से डिस्कस करेंगे। मैथ क्वेश्चन सुधीर सर डिस्कस करेंगे आपके साथ, मैथ, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहते हैं एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ सेम्स थ्योरी ऑफ सोशल चॉइस एंड हाउ इज इट रेलेवेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। दैट क्वेश्चन इज बेसिकली कनेक्टेड विद द करंट अफेयर्स, मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट आपको मार्केट सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। आपको पहले सेंस थ्योरी बतानी है। ठीक है, ये
आपको जो वेलफेयर टॉपिक है ना, आपका टॉपिक नंबर 5 इन योर सिलेबस, ये वहां से कनेक्टेड है, सेंस थ्योरी, ठीक है। सो आप एक बार इसको देख लो। वैसे तो आपको एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस समझ में आ गई है, जनरली मैंने इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे आंसर कर दिया। वही वाला पॉइंट है, पहला आप इसको इंट्रो करोगे कि सोशल चॉइस थ्योरी क्या होता है। देखिए, सोशल चॉइस थ्योरी का किसान से मतलब हो जाता है कि जब हम लोग कलेक्टिव डिसीजंस की बात करते हैं, तो हम कलेक्टिव मतलब लोगों के, आपने सुना होगा जैसे कोई मेडिसिन मार्केट में आती है तो वो पहले एक्सपेरिमेंट की जाती है, ट्रायल्स होते हैं लोगों पर। किसी एक बंदे के ट्रायल के बेसिस पे नहीं होता है। भाई पैरासिटामॉल है, किसी को आधी खाने से बुखार ठीक हो जाता है, किसी को एक खानी पड़ती है, किसी को लगातार 2-3 दिन खानी पड़ती है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये बात। तो क्या आप किसी एक पर्सन के बेसिस पे सोशली डिसाइड कर लोगे कि आधी ही खानी है या 3 खानी है? नहीं ना। वही पॉइंट यहाँ पर भी है कि सोशल चॉइस थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि इंडिविजुअल के जो प्रेफरेंसेस हैं, अगर हम उन्हें एग्रीगेट कर दें और उनको कलेक्टिव सोशल डिसीजंस के तौर पे लिया, तो वी कैन एक्सप्लेन कि कलेक्टिवली क्या आउटकम्स आने चाहिए, बट गिवन दैट इंडिविजुअल्स को एग्रीगेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब एक्चुअली आपको पता होगा एक एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास में पढ़ा रखी है वो, दैट उन्होंने ये बताया था कि जब भी आप सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाते हो तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, बिकॉज एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम में वायलेशंस होते हैं। मतलब रैंकिंग वायलेशन हो गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 3 पार्टीज है ए बी सी, सम पीपल प्रेफर पार्टी ए, सम पीपल प्रेफर पार्टी बी, सम पीपल प्रेफर पार्टी सी। पार्टी बी जीत गई, तो जो ए और बी वाले सपोर्टर्स थे उनको जबरदस्ती मानना पड़ेगा। भाई पार्टी तो उसकी, सरकार तो उस पार्टी की बननी चाहिए ना जिसको हर कोई मान रहा है, पर ऐसा नहीं होता। तो वही चीज है, इसी चीज को फिर अमर्त्य सेन ने डेवलप करा, इस अप्रोच को, सोशल चॉइस बाय इनकॉर्पोरेटिंग द वेलफेयर फ्रीडम एंड इक्विटी कंसिडरेशंस, ठीक है। ये गाइस मैंने अपने फाउंडेशन में सब में डिस्कस कर रखा है। अगर आप फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हो तो शायद ये आपको सारी चीजें अच्छे से याद होंगी। आपको सेंस थ्योरी ऑफ सोशल चॉइस के कुछ फीचर्स बताने। देखो, उन्होंने यूटिलिटी बेस्ड वेलफेयर के बियॉन्ड बात करी है। मतलब उन्होंने बोला कि सोशल वेलफेयर जो है वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ किसी की यूटिलिटी पे, इनकम पे या हैप्पीनेस के बेसिस पे डिसाइड नहीं होगी, ठीक है। मतलब सोशल वेलफेयर मतलब, अगेन एग्जाम्पल, के पार्क बनना है। अब वो पार्क कैसा बनना है, कितना बड़ा बनना है, क्या थीम होनी चाहिए, वो कभी भी लोगों की यूटिलिटी पर या वहां के लोगों की इनकम पर या उनकी हैप्पीनेस के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल्स में अडॉप्ट टू डेप्रिवेशन एंड रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन डिस्पाइट पुअर लिविंग कंडीशंस, क्योंकि आज की डेट में लोग जो हैं गरीब हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कैपेबिलिटी अप्रोच बताई। कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब हो जाता है दैट जो लोग हैं, दे दे आर एबल टू गेट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे उनका मानना ये था, कमोडिटीज पे फोकस मत करो, कैपेबिलिटीज पर फोकस करो। मतलब आप गुड्स मत दो, लोगों को कैपेबल बनाओ, सो दैट दे, जैसे आज मान लीजिए सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ है ना। अब सरकार कितना पैसा खर्च करे उस सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रन करने में। मतलब मेरा ओपिनियन या इन लोगों का ओपिनियन कह सकते हो आप, ठीक है, इन लोगों का ओपिनियन, जैसे यहाँ पर टर्म आता है कि या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी डिजीज होती हैं या ऐसी तबीयत हो जाती है कि जरूरत पड़ जाती है हॉस्पिटल की, ठीक है। लेकिन लोग, मेजर पीपल डेली बेसिस वाली चीजों में अफेक्टेड रहता है। जैसे नजला हो गया तो उसके लिए भी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइनें लगी हुई हैं, बुखार है उसके लिए भी लगी हुई हैं, ठीक है, ऐसा चीज होती है। तो इनका मानना है कि आप हेल्दी रखो, लोगों को एजुकेटेड रखो। जैसे आप और मुझे पता है कि अगर हमें सर में दर्द है तो कौन सी दवाई लेनी है, मेडिकल से जाके। क्यों मेडिकल वाले को ये कहना कि सर की दर्द की दवाई दे दो, एक ये कहना। इवन अब चैट जीपीटी है, कोई मेडिसिन है वहां पे डालो, एजुकेटेड हो अगर आप, तो सारी डिटेल्स आ जाती है, आपको पता लग जाएगा कब खानी है कब नहीं खानी, ठीक है। और दूसरा, लोगों को सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करो। तो उनका मानना ये है, कैपेबल बनाओ, नॉट के कम्युनिटीज को प्रोवाइड करो, ठीक है। ये कंसर्न है, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। ये सेंस थ्योरी है। अब पॉइंट ये, यहां तक तो आपने लिख लिया, जो मैंने आपको यहां तक समझा दिया, एक पार्ट खत्म हो गया। अब वो सेंस थ्योरी ये कहती है कि
प्रेजेंट सिचुएशन में सेंस थ्योरी की बहुत हाई इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इकोनॉमी में ना पॉलिसीज बननी है, कि बहुत सी डेवलपमेंट कंट्रीज होती है उनके लिए पॉलिसीज बननी है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आपको पता हो, दैट रिफ्लेक्ट द सेंस कैपेबिलिटी अप्रोच। आपको पता है दो इकोनॉमिक्स हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली बातें पता होगा, इंडियन इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा एचडीआई से रिलेटेड 1994 में एक अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक, ये इंडियन इकोनॉमिक्स और ये पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन दोनों को नोबेल मिला था। और एचडीआई पे इन्होंने बहुत काम किया, ठीक है, जिसमें एचडीआई में इन्होंने रखा हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम को हटा के इन्होंने ये सब चीज रखी, और इसके बेसिस पे बता रहे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ये जितना कम होगा जितना ज्यादा होगा उसके बेसिस पे इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है, पॉवर्टी मेजरमेंट, ठीक है, एंड वेलफेयर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सेंस अप्रोच कि हमने पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे जो इनकी क्रिटिसिज्म्स भी हैं। ये एक्चुअली हमारा एक पार्ट हो गया। फाइनली आपको कंक्लूड करना है, कंक्लूजन में 2 से 3 लाइन आप लिखोगे, ठीक है। मैं ये सजेस्ट आपको जरूर करूंगा, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अभी चाहो तो नहीं लिखो, बट इफ यू हैव टाइम देन यू कैन ट्राई टू राइट, ठीक है। इसमें क्रिटिसिज्म्स हैं कि सेंस थ्योरी में उन्होंने एक फिक्स फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, बट उन्होंने रियलिस्टिक और ह्यूमन फ्रेमवर्क पे ज्यादा काम नहीं करा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमी में ह्यूमन की नीड डाइवर्सिफाई होती है। रोटी कपड़ा मकान सिर्फ नीड नहीं है, उसके अलावा और भी नीड्स हैं, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, मतलब नीड्स बदलती जा रही हैं। अब हर किसी को एजुकेटेड, टॉप लेवल का एजुकेटेड नहीं बनना, ठीक है, फूड अलग चीज है, और बहुत सी चीजें अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो एक मतलब अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे रखिएगा। तो आज की क्लास में जनरली हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कवर करे, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट भी इधर कवर कर लिया। अब अगली क्लास ये जो होगी, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वो सुधीर सर डिस्कस करेंगे। मैं जो डिस्कस आपके साथ जो नेक्स्ट क्लास में करूंगा वो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 से करूंगा, और नो डाउट ये ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन वो वेटेज उनकी एक वही है, सेम 10 नंबर 9 नंबर जो ऊपर भी रही है। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, तो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फिर ये सुधीर सर के पार्ट आ गए, ये वाला सारा इनपुट आउटपुट मॉडल, ये सुधीर सर का पार्ट आ गया, ये सुधीर सर का पार्ट आ गया, सीरीज टाइम सीरीज वेरिएबल्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी, ये सुधीर सर का पार्ट है। हाँ ठीक है, तो मेरे क्वेश्चंस कौन से गाइस, मैं ऐसे ही आपके सामने ऐसे चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10, 11, 3 क्वेश्चंस मेरे हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं उनको आने वाली क्लास में, एक क्लास में इनको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।